मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म है कि इस वक्त जिस तरह के हमारे बलूचिस्तान के मसले मसाइल हैं छोटे बड़े, उससे आम लोग जो है वो बराह रास्त मुतासर है। गैस बिजली तो अपनी जगह पे एक मसला बना हुआ है, क्योंकि सर्दियों में गैस नहीं होती है और गर्मियों में बिजली नहीं होती है। और दूसरी जानिब यहाँ की जो बेरोज़गारी का आलम है, यकीनन उससे आम जो लोग हैं वो बराह रास्त मुतासर है, आम आवाम जो है। और दूसरी जानिब हुकूमत जो सब्ज़ बगात दिखाते हैं इलेक्शन के दिनों में, और जब ये सीट जीत के और जब असम्बली में बैठ जाते हैं ठंडे एयर कंडीशंस में, और सर्दियों में उसके लिए उसी एयर कंडीशन से गर्म हवा आती है, तो वो फिर किधर आवाम के साथ जो है ना उनके मसले हल करेंगे, आवाम के सामने आएंगे। तो यकीनन इस वक्त हमारे अगर देखा जाए बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जो मच का वाक़या हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे जो माइंस है वो बंद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है वो कोई और ज़रिया आमदन नहीं है, या तो फिर ज़राअत है और ज़राअत के लिए बिजली नहीं होती, और जब बिजली नहीं होती तो पानी नहीं होता, जब पानी नहीं होता तो ज़राअत ख़त्म। और इसी तरह जो है गुज़िश्ता दिनों जो मच का वाक़या हुआ, उसके बाद कोयला कानून के जो मजदूर कारकुन थे वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है, अमनामा नहीं है, तो हम क्यों काम करें। और दूसरी जानिब आम मजदूर कार अपनी जगह पर, सरकारी मुलाजिमीन भी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उनके मुख्तलिफ मसाइल है जो हुकूमत उसको हल करने में नाकामी का शिकार है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कुछ भूल हुई है। तो यकीनन ये मसले मसाइल हैं बलूचिस्तान में। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर क्वेटा प्रेस क्लब है, और क्वेटा प्रेस क्लब के सामने मेट्रोपॉलिटन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पे धरना बिठाया गया हुआ है, जिनके लिए अभी तक ना हमारे सूबाई वज़रा MPAs जो आवाम की वोट से आते हैं असम्बली में बैठते हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे इनसे मुज़ाकरात करने के लिए या इनकी बात सुनने के लिए कि आप लोगों के असल मसाइल क्या है, और अलामती बुक हड़ताल करके यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर कोयला खान की जो मसले मसाइल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ दोस्त खड़े हैं जो यहाँ पे धरना दिए बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम? हबीबुर रहमान काकड़ मेरा। रहमान काकड़ साहब, आप मेट्रोपॉलिटन के मुलाजिम हैं? जी बिल्कुल, मुलाजिम भी हूँ और यूनियन का सदर भी हूँ यहाँ का। अच्छा, यूनियन का सदर भी है। तो क्या आप लोग यहाँ पे क्या मसला उठा के बैठे हुए हैं? मसले हमारे सर छोटे छोटे से चीदा से मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी ये जो आवाज़ है ये उजागर की। इसके बाद जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत आसान से मसाइल हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पे सैदाल लूनी बैठा हुआ है नायल, इसके आद के हैं। ऐसे नहीं कि इसका सेक्रेटरी है बल्दियात से या वज़ीर आला बलूचिस्तान से या चीफ सेक्रेटरी से, इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं। यही दफ्तर के 1 घंटे के अलतलब मसाइल हैं। इसमें पहला जो हमारा मसला में दरपेश है मुलाजमीन को, यहाँ पे 1992 में एक सीनियरिटी लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मुलाजमीन का जो बुनियादी हक़ है सीनियरिटी प्रमोशन देना, उनका 1992 के बाद एक डैश जो सीनियरिटी लिस्ट है वो अभी तक जायज़ नहीं इशू नहीं हुआ। इस जो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर मुलाजमीन हैं उनको फौरी तौर पर आप तरक्की दें। जैसे मेरे साथ ये अजी सनाउल्लाह भट्ट साहब खड़े हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपका कैमरामैन भाई दिखा रहा है इसको। ये 33 साल से हमारे शहर का कचरा बरदार ट्रक इन्होंने चलाया, इस शहर की खिदमत की है इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इसका एक छोटा सा फोरमैन का 2 से 3 ग्रेड इसके बढ़ने, एक 8 महीने का वक्त, इसका 9 महीने का वक्त रिटायरमेंट पे बाकी है, 59 साल इसके हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको इसका हक दिया जाए। इसको मुलाजिमीन है, मुलाजमीन तो टोटल तकरीबन यहाँ पे पक्के जो मुलाजमीन हमारे 2200 के करीब हैं लगभग हैं, और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनका जो कमाई का ज़रिया है वो तकरीबन 800 से 1000 मुलाजमीन इन्होंने कच्चे भर्ती डेली वेजेस पे भर्ती किए हुए हैं। और जो हमारा जो दूसरा मुतालिबा है इनसे वो ये है कि यहाँ पे चंद ऐसे अनासिर हैं हमारे दफ्तर में मेट्रोपॉलिटन में, उनको डबल से ट्रिपल चार्ज दिए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि मुलाजमीन जो तमाम मुलाजमीन हैं बिला इम्तियाज़ जो जिस पोस्ट पे भर्ती हुआ है उसे उसका चार्ज दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेटर जब आते हैं वो यहाँ पे एक लाबी के चुंगल में फंस जाते हैं, तो वो लाबी इसे गलत गाइड करती है और आखिरकार इसे बेइज्जत और बदनाम करके यहाँ से भेज देती है। तब ये बाद में अफसोस करता है कि काश मैं इस लाबी के चुंगल में न फंसता। तो और जो हमारे ऐसे चीदा छोटे से मसाइल, सर्विस स्ट्रक्चर जो मुलाजमीन का बुनियादी हक है, हम वो चाहते हैं कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना। मेट्रोपॉलिटन को 2010 में मेट्रोपॉलिटन बनाया गया है, लेकिन उसके मराहत और जो सर्विस स्ट्रक्चर आपको पता है कि हर मुलाजिम का बुनियादी हक है वो हमें अभी तक मुयसर नहीं। और जो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ,
पे स्लिप आपको पता होगा एजी ऑफिस एक पे स्लिप मुलाजमीन का जारी करता है, जैसे पाकिस्तान के लेवल पर पूरी दुनिया में मुलाजमीन का एक डेटा होता है, उसमें मुलाजिम को पता चलता है कि मेरी तनख्वाह कितनी है, मेरी अलाउंसेस कितनी है। मैं आपको बताता चलूँ, महकमे की तरफ से 8 दिन पहले हमें ये पे स्लिप किसी मुलाजिम को दिया गया है। ये मैं कैमरे को दिखाता चलूँ कि हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो ये दिखाएं वाज़ेह तौर पर। ये हमें 8 दिन पहले हमारे एक मुलाजिम को पे स्लिप दिया गया है। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये हमारे पे स्लिप का हिस्सेदार है। इस शहर के लिए हमारे मुलाजमीन स्ट्रीट लाइट की मद में, कचरा उठाने के हवाले से कौन सी खिदमत हमने इस शहर की नहीं की जो हमारे अदारा ये पे स्लिप दे रहा है। ये काफ़ी मैं शर्मिंदगी से आपको दिखा रहा हूँ कि अपना हमारा ही दफ्तर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमारे ऐसे छोटे छोटे से मुतालिबात हैं। ये भाई से भी पूछते हुए भी थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं मेट्रोपॉलिटन एम्प्लॉइज़ वेलफेयर सोसाइटी का डिप्टी चेयरमैन हूँ। अच्छा, जी जी। क्या देखते हैं, अगर ये मसले मसाइल हल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में क्या आप करेंगे? देखिए जी, हम पहले तो अलामती बुक हड़ताल पे, फिर उसके बाद हम हड़ताल पे जाएंगे, पूरा बुक हड़ताल करेंगे और उसके बाद तादाद मुर्ग बुक हड़ताल तक जाएंगे। बात यह है कि हमारे जो मुतालबात है वो मेट्रोपॉलिटन के बाउंड्री के अंदर है, जो कि सारे मेट्रोपॉलिटन के एडमिनिस्ट्रेटर के दायरे इख्तियार में है। हमारे मुतालबात ऐसे नहीं है कि हम सूबाई गवर्नमेंट या मरकज़ी गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। अब ये छोटे छोटे मुतालबात है, क्यों हम अपना वसाइल ख़ुद जनरेट करते हैं, तो हमारा जो है AG ऑफिस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे बात यहीं तक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो मेयर आते हैं, एक मखसूस माफिया है, एक लॉबीज़ है, वो लॉबी उसको अपने चुंगल में ले लेती है और फिर अपने मफादात के लिए वो चंद ही लोगों को मुख्तलिफ ब्रांचों में रखती हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि शफलिंग हो और सारे मुलाजिम जो है काम सीखे या काम भी आए। उनकी नज़र में वही जीनियस है जो उनको पैसा कमा कर दे सकते हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। नाजरीन, यहाँ पे एक और हाजी साहब खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये निकाह करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, हार पहना हुआ है, इससे पूछते हैं कि हाजी साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, आप खैरियत से? जी हाँ, शुक्र है, आपकी दुआ चाहिए। कैसे ये हार वार पहना हुआ है और इस धूप पे बैठे हुए हैं सर्दी में? शायद इनको शेम आ ही जाए। जी हाँ, 33 साल हो गए हैं, एक कचरा उठा के एक टैंची ग्राउंड फेंकते थे, सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा। जब मैं 4 साल से धक्के खा रहा हूँ, ईमान से मेरी जूतियाँ देख लो घिस गई हैं। मगर आजकल बस टाल मटोल और सब्ज़ बाग दिखाते आ रहे हैं। आखिर हम मजबूर होकर यूनियन के पास आए, उन्होंने हमें लाया यहाँ तक। अभी भी वो नहीं मान रहे हैं और छुपे हुए पता नहीं कहाँ हैं, दफ्तर में भी नहीं है। कितने बच्चे हैं? मेरे 89 हैं, पोते हैं, पोती। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर इस उम्र में आप जो है इस ठंड में बैठे हुए और अपने मुतालबात करिए और अपने साथियों हक के लिए बैठे हैं। हक दे दें तो हम आज उठ जाएंगे। हमारे सारे भाइयों को इनका भी हक है। वो ये आज ये बैठे हैं मलिक साहब, इनका हक है प्रमोशन का, नहीं दे रहे। उन्होंने क्या है, अपने लोगों को बिठाया हुआ है ना, अच्छा, जो इनके फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। हम इनको क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे? आप अपनी ड्यूटी करेंगे। हम हक सच की जंग लड़ते हैं, चोरी की नहीं लड़ते। तो इसलिए हमें जो है धुतकार दिए जाते हैं। तो अगर ये मुतालिबात पूरे नहीं हुए, आप लोगों के नहीं माने गए, तो क्या समझते हैं? जनाजा इधर ही से उठेगा। मर्ग भूख हड़ताल जब हुई तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनके सर पर हमारा गर्दन पर खून होगा और यहाँ से हमारा जनाजा उठ के चला जाएगा। जी, बड़ी मेहरबानी। यकीनन नाज़रीन, अगर देखा जाए जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम मंतखब करते हैं, वो नुमाइंदगान जो वहाँ पे बैठे हुए असम्बलियों में, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि एक गरीब आवाम के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो है तरतीब कर लिया जाए जो ये मजबूर हो कि यहाँ पे ना बैठे। अब ये नहीं है कि इन लोगों को किसी ने देखा नहीं है, इन लोगों को सबको पता है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो सरबराह है उसको भी पता है, और यहाँ की जो DC और कमिश्नर साहब है उनको भी पता है, और साथ में यकीनन वज़ीर आला बलूचिस्तान के ऑफिस को भी पता है कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए प्रेस क्लब के सामने, इनकी क्या मुतालिबात है। अभी तक किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। यकीनन यहाँ पर बलूचिस्तान में अगर देखा जाए और वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के हकूक़ की जब बात करता है तो मेरे ख्याल में उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है कि हकूक़ क्या है और आवाम मांगती क्या है। तो यकीनन ये सामने बैठे हुए हैं, इसकी छोटे मोटे जो हकूक़ है वो हल तलब हकूक़ है, उसमें भी हुकूमत जो है नाकामी का शिकार नज़र आ रही है। तो फिर खा वो जो बड़े बड़े मसले हैं ये लोग हल करेंगे। आइए चलते दूसरों से बात करते हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन आप लोगों ने देखा कि ब्रेक से पहले कि
کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو امپلائیز تھے وہ کن مسائل کا شکار تھے. ابھی یہاں پر نصرت صاحب میرے ساتھ موجود ہے, نصرت انکا صاحب جو کہ سینئر صحافی ہے, جرنلسٹ ہے ہمارے بلوچستان کے اور خصوصاً کوئٹہ شہر کے. تو یہاں پر دھوپ سیک رہا ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کوئلہ کانوں کے حوالے سے اس وقت بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا دھوپ سیک رہے ہیں؟ ہاں یہ اس پہ ٹیکس نہیں ہے. اس پہ ٹیکس نہیں. جی ہاں. تو سر کیا کہیں گے اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے؟ یقیناً ایک تو بے روزگاری ہے بلوچستان میں, لوگ دربدری کا شکار ہے. حکومت نے جو وعدے دعوی کیے تھے روزگار دینے کا اس میں تو ناکامی کا شکار ہے. تو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو خطرناک کام تھا وہ کوئلے کا تھا, اور ہمارے مزدور وہاں پہ جا کے کانکنی کر رہے تھے. وہاں پر اندرونی جو پہاڑ ہے اس سرنگ بنا کے اس میں کام کرتے تھے. کبھی یعنی وہ خطرے سے دو چار ہوا کرتے تھے کہ جی کبھی تو اس کے اوپر گیس نکلتی ہے, کبھی پانی آتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی بلاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر, وہ وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں. تو اب جو گزشتہ دنوں مچ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے جتنی بھی کول مائنز ہیں وہاں سے جو ہے مزدور چلے گئے. کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی امن امان ہمارے پاس ہمارے لیے نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے ہم خدشات ہیں کہ اس طرح واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آئے, اور وہ چلے گئے. تو کتنا نقصان ہو رہا ہے بلوچستان کو؟ دیکھیے جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا پورا نام میر نصرت انکا ہے. میں سینئر جرنلسٹ بھی ہوں, سوشو ایکٹیوسٹ ہوں, سوشو اکانومسٹ ہوں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں. یہ جو آپ نے ذکر کیا کوئلے کا, کوئلہ اس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص اس کے بڑے صوبے بلوچستان میں سب سے بڑا ذرائع آمدن ہے. وہ عوام کے لیے بھی ہے جہاں روزگار ان کو ملتا ہے مزدوروں کو, اور دوسری طرف مختلف ٹیکسز حکومت پاکستان کو سیل ٹیکس کی شکل میں اور صوبائی حکومت کو رائلٹی اور لیبر سیس وغیرہ کی شکل میں. یہ جو ایک انتہائی ظلم کا مظاہرہ کیا جن بدبختوں نے کیا, اس کے نتیجے میں لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے, ناراضگی بھی لوگوں میں پھیل گیا. اب جو مزدور ہیں وہ زیادہ تر ہزارہ, پہلے تو یہ سوات کے لوگ آتے ہیں یہاں کانکنی کرتے ہیں, اور پھر دوسرے نمبر پہ ہزارہ لیبر ہے. اب یہاں سیکورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا خوف سے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اس وقت. یہ کام جو ہے اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ ای سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے, از خود کوئی نہیں کر سکتا. جہاں تک اسٹیٹ کے سیکورٹی کا معاملہ ہے, مجھے علم نہیں کیونکہ میں 2 مہینے بیمار رہا, کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں رہا, اور ابھی آیا ہوں. کہ ان کو چاہیے کہ یہاں کے ہمارے جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ان سے بات چیت کریں, ریاستی ادارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, اور پھر کسی کنکلوژن پہ پہنچے. کیونکہ یہ جتنا بھی سرمایہ لگا ہوتا ہے مائن اونر کا, یہ انڈر گراؤنڈ لگا ہوتا ہے. ظاہر سرفیس میں کوئی نظر نہیں آتا, اس میں اربوں روپے ڈوب جائیں گے لوگوں کے. ابھی جب یہ اس کو جتنا ڈیلے کریں گے اور اس کے بعد جب یہ اجازت ہوگی, سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اور اجازت ہوگی, اس وقت تو وہ مثال ہے کہتے کک بھی نہیں رہنا, سمجھے. اثر نو پھر زیرو سے شروع ہوگا, اس کی مرمتیں ہوگی, اس کو کوئلہ پوائنٹ تک پہنچائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیلے ہونا چاہیے. اسٹیٹ اپنے جگہ میں طاقت اور اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ موجود ہے. اور جہاں تک اس ایریے کا تعلق ہے جس میں مارگٹ بالخصوص ہے اور مارواڑ جس کو کہتے ہیں اس کے کچھ حصے ہیں, یہاں پر تو ایف سی بہت ایکٹیو ہے. ماضی میں یہ ایک دفعہ ایک شورش آیا تھا, لیکن ایف سی نے ان کو بالکل کنٹرول کیا تھا. اب بھی ایف سی بالکل وہ یہ استحاط رکھتی ہے, اس کی طاقت کی ہے ان کے پاس کہ وہ اس معاملے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر یہ معاملات چلتے رہے, اب دیکھیں یہ جو ڈیلی جو لاکھوں کی کروڑوں میں آمدن تھی مرکز کو اور صوبے کو ٹیکس کی صورت میں, وہ بری طرح ناکام ہوا. مرکز میں جو ٹیکس کا جو رجحان تھا بلوچستان کوئلے کے حوالے سے وہ متاثر ہوا, لوگ بے روزگار ہو گئے. اور اللہ نہ کرے کہ خاکم بدہن مجھ کو کہ ریاستی اہم اداروں کے اوپر لوگوں کے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں. دشمن ملک بھی اس کو کیش کر رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے
وہ اس واقعے کو بڑا چڑھا کر کے ان کی میڈیا میں معاملات چل رہے ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا ریاستی اداروں سے کہ اس میں بڑے مہربانی کرے. جیسے ماضی میں بلوچستان کو انہوں نے پروٹیکشن دیا یا اس کے سلسلے میں بہت کچھ کیا, اس معاملے کو بھی فوراً حل کر کے اس میں کر دیں. ایک اور بھی ہم نے پرپوز میں نے کیا کہ بھائی دیکھیں یہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پہ بڑے اخراجات آ رہے ہیں. آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تیل جو ملتا تھا ڈیزل 30 روپے لیٹر, اب وہ 120 روپے لیٹر ہوا. کھانا ہے, پینا ہے, یہ چیزیں, اس میں بھی ہم مائن اونر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مددگار طے کریں گے, مددگار ثابت ہوں گے کہ سیکورٹی کا معاملہ ہے اور سیکورٹی بھی ہمیں دی جا رہی ہے, ہمیں آمدن ہوگا, ہمارے کام چلیں گے. تو کیوں نہ ہم اپنے قومی اداروں کو جو ہے ساتھ لے کر چلیں, مل کر چل کے ان کو اسسٹ کریں, ان کے دست راست بنیں, وہ ہمارے ساتھ کریں. یہ اتنی سی ہے. نہیں تو ابھی دیکھیں جیسے سندک ہوا, ابھی ریکارڈک 7.5 ارب روپے کتنا پلنٹی ہے, کون دے گا؟ 750 ارب ہے یا جتنا بھی رہ گیا, باقی رہا سا وہ صرف ہی کول آیا ہے. اگر اس کو بھی اس طرح نظر انداز کیا گیا یا اس میں نہیں سیریسلی سوچا گیا یا ہمارے مائن اونرز نے مل کر کے ایف سی یا دوسرے ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی تو ہم پوری قوم سے بہت بری طرح متاثر ہوگی. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. آپ نے باتیں سنی. ناظرین, یقیناً اس وقت اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں مختلف علاقوں میں دکی ہے, سنجاوی ہے, مارواڑ ہے اور اسی طرح مچھ ہے, چمالنگ ہے. ان علاقوں میں جو ہے اچھی مقدار میں یعنی بڑی مقدار میں اور اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ جو ہے وہ دستیاب ہے, پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو مزدور کار طبقہ تھا, کانکن تھے, وہ آیا کرتے تھے, اس کا بھی دیہڑی وغیرہ لگ جاتی تھی. لیکن اب جو ہے جب مچھ کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو, اور خدشہ ہے ان کو کہ جی ہمیں سیکورٹی فراہم نہیں ہے تو ہمیں سیکورٹی دیا جائے. تو یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں, ان کو روزگار جو ہے وہ فراہم ہو اور قومی خزانے کو بھی ریونیو ملے گا. اس حوالے سے دوسروں سے بھی بات کرتے ہیں, آئیے چلتے ہیں. ناظرین, ایک اور صحافی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے بلوچستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ روز دنوں جو مچھ کا واقعہ ہو اس کے بعد کوئلہ کان بند ہو چکے ہیں, کیا کہیں گے؟ بلوچستان کی بدقسمت لوگ ہیں, تقریباً یہاں پہ واقعات بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کاروبار بھی تسلسل کے ساتھ بند ہوتا جا رہا ہے. تو ہر واقعے کے بعد ہڑتال بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں, کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں. اب کوئلے کے مچھ کا جو واقعہ تھا بہت افسوسناک واقعہ تھا, انتہائی دردناک واقعہ تھا, لیکن وہاں پہ ابھی لوگ کس صورتحال میں کام کریں. تحفظ کے نام پہ تو پیسے لے رہے تھے کچھ ادارے, لیکن یہ کہ وہ تحفظ نہ دے پائے تو لوگوں کو ذبح کرنا وہاں پہ, پھر لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے, تو اس وجہ سے وہ گھروں کو چلے گئے. جان ہے تو جان ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے بلوچستان کو؟ بلوچستان کو اربوں کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یہاں کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جو بہت بڑا نقصان ہے. پھر سرکاری سطح پہ جو کوئلے سے جو ٹیکسیز جا رہے تھے گورنمنٹ کو, جو آمدنی ہو رہی تھی حکومت کی, وہ بھی بند ہو گئی. تو جب کان بند ہوں گے تو ظاہر آمدنی بھی بند ہوگی, مزدوروں کی مزدوری بھی بند ہوگی, مالکان کی بھی جو ہے نا مزدوری بند ہوگی. تو اس سے بے روزگاری پھیل جائے گی اور لوگ جو ہے نا پاکوں پہ مجبور ہیں, اور اس سے مزید بلوچستان میں بدامنی کا خطرہ ہے کہ یہ لوگ بدامنی کی طرف جائیں گے, غلط راستوں پہ چلیں گے. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی. آئیے چلتے ہیں دوسروں سے بات کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ایک اور سینئر صحافی مشوانی صاحب میرے ساتھ کھڑے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشوانی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کو, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی جو ہماری کول مائنز تھے, ان کی جو کانکن تھے وہ چلے گئے اپنے گھروں کو اور بند کر دیا کام, کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں؟ جابر صاحب, مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ جو ثانیہ مچھ ہوا اس کے بعد جو محنت کش تھے, جو مزدور تھے, جو کان میں کام کرنے والے تھے, وہ تقریباً سارے جو ہے کام چھوڑ کے گھروں کو جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کان مچھ اور دیگر جو علاقے تھے جہاں جہاں کوئلہ کان تھے وہ سارے بند ہو گئے, جس کی وجہ سے جو ہے
गुड्स कंपनी जो है उनको भी उनका काम भी मुतासिर हुआ, और जो कोल माइंस जो कोयला निकाल के जो है पंजाब या दूसरे मुल्क के दीगर हिस्सों में भेज रहे थे वो भी सारा ठप हो गया, जिससे तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो है लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। अच्छा, बेरोजगारी अपनी जगह, तो ये बलूचिस्तान को नुकसान अपनी जगह। ये जो कोयला जा रहा था पंजाब और सिंध में, वहाँ पे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, अब उनके क्या वो होगा, नुकसानात होंगे? वहाँ भी हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही है उसमें यह है कि वो भी कोयला न मिलने की वजह से जो है अक्सर जो है भट्टे जो है बंद हो रहे हैं, कारखाने जिनमें जो है कोयला इस्तेमाल हो रहा था ईंधन के तौर पर वो भी जो है बंद हो रहे हैं, वहाँ भी बेरोज़गारी बढ़ेगा जी। अच्छा, तो क्या समझते हैं बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है या क्या इकदाम उठाने चाहिए इनको? मैं ये कहता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को और सूबाई हुकूमत को जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, क्योंकि जब इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो फिर ये दोबारा इनका जो है वो मोराल बुलंद होगा, वो दोबारा आकर जो है कोयला खान में काम करेंगे। जब कोयला खान में काम करेंगे तो कोयला निकलेगा। खान तो मौजूद है लेकिन जो है खान बंद पड़े हैं इसलिए कि मज़दूर नहीं है, तो मज़दूरों को जो है तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जो है ज़िम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंद खाने हैं वो फौरी तौर पर खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है हुकूमत बलूचिस्तान को बड़े पैमाने पर जो है टैक्स मिलता है जी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और टैक्स की मद में यकीनन सूबे को और हुकूमत को जो है वो भी रेवेन्यू मिला करेगा। तो आइए चलते हैं, दूसरों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ और एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन बहराम बलोच साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहराम साहब, क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान में? वैसे ऑलरेडी बेरोज़गारी थी और दूसरी जानिब कोयला खानों के जो मज़दूर तबका था वो अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो हम काम छोड़ेंगे, अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया तो हम अपने काम पे वापस आएंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है सूबाई? देखिए जी, तकरीबन कोई 10,000 के करीब कोयला खान जो मज़दूर थे वो बेरोज़गार हो गए। सबसे बड़ा मसला यही है कि जो रोज़गार ना होने के वजह से इस सूबे में ऑलरेडी बहुत से बेरोज़गारी था, अभी वो बढ़ गया और कोयला खान बंद हो चुके हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि जी कोयला खान के मालिकान कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि जी जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उनके जो चेक्स पॉइंट है कोयला खान मालिकान उनको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन बीच में जो नुकसान हो रहा है वो मज़दूर तबके का हो रहा है। उनके साथ सबसे पहले जो मच वाला वाक़या हुआ था, एक बेदर्दी वाला वाक़या था, और उसके बाद चाहिए था कि इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से अहमियत दिए जाते थे, लेकिन अभी तक आज के तारीख तक वो कान बंद है। और उनके बंद होने के सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि जी वो बेरोज़गार हो गए और वो चले गए, वो तो सबसे बड़ा मसला है। लेकिन दूसरी बात ये है कि कोयला के जो खान होते हैं उनके अंदर मेंटेनेंस होता है, पानी का हिसाब किताब होता है, किस लेवल पर पानी चला जाता है, पर पानी निकालना पड़ता है, हवा का, सारा चीज़ों का। तो वो एक और बड़ा मसला है जो कि जब भी खुलेंगे तो मालिकान के लिए एक और बड़ा मसला होगा। सही, तो क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत ने जिस तरह के आपने खदशात ज़ाहिर किए कि फिर और बड़ा मसला बनेगा, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारा सूबाई हुकूमत जो है, जाम कमाल साहब की जो हुकूमत है, वो कितना एक्टिव है इस हवाले से? वो तो सामने नज़र आ रहा है कि कितने एक्टिव है। ठीक है, इस वाक़े को भी महीने का करीब होने वाला है, 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, कोई काम नहीं किया गया, ना कि कोई एक आध मीटिंग के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। और कम से कम वो उनको ये बता दें कि जी ये SOPs है, आप इनको फॉलो करें ताकि हम जल्द से जल्द कारों को ओपन कर लें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। यकीनन नाज़रीन, अगर देखा जाए बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, चमन है तो चमन का पाक अफ़गान बॉर्डर के साथ जो है वहाँ पे जो कारोबार है वो करते हैं, और इसी तरह तफ्तान बॉर्डर पे जो हमारे यहाँ के बलूचिस्तानी मौजूद है वो तफ्तान बॉर्डर पे काम करते हैं। और दूसरा बलूचिस्तान में अगर नज़र दौड़ाया जाए तो हमारे पश्तून जो इलाके हैं, शुमाली बलूचिस्तान जिसको कहा जाता है, उन इलाकों में जो है ज़राअत का काम जो है वो लोग किया करते थे, लेकिन बदबख्ती से उनके बागात जो है वो पानी ना होने की वजह से खुश्क हो गए, और जो ज़राअत के कारोबार से वाबस्ता लोग थे वो भी दरबदरी का शिकार है। और हमारी जो दूसरी साइड पे जो
علاقے ہیں بلوچ علاقے جن کو کہا جاتا ہے، ان علاقوں میں بھی دربدری یہ ہے کہ وہاں پہ نہ باغات ہیں نہ کھیت کھلیاں ہیں، اور وہاں پر ایران بارڈر سے جو ہے تیل کا کاروبار لوگ کیا کرتے تھے وہ بھی بند ہو چکا ہے تقریباً، اور ساتھ میں ایک گوادر ہے، گوادر کے مچھیرے جو ہے وہ بھی دربدری کا شکار ہیں، اور ان کو جو سمندر دیا گیا ہے اس وقت وہ ڈیپتھ ہے اور وہاں پہ وہ جا نہیں سکتے، اس کا الگ واویلا ہے۔ اور اگلا جب ہم دیکھتے ہیں کوئلے کا کاروبار جو ہے یہ ٹاپ پہ تھا کہ لوگ وہاں پہ جا کے مزدوری کیا کرتے تھے اور حکومت کو ریونیو بھی ملا کرتا تھا، لیکن گزشتہ دنوں جو مچھ کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے کوئلہ کان میں جو کام کرنے والے مزدور تھے وہ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے کہ جی ہمیں سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی جب تک، تو تب تک جو ہے ہم نہیں آئیں گے کام کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ وہ المیہ ہے کہ جو کوئلہ کان کے جو مالکان ہیں اس کے لیے آنے والے دنوں میں پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، کیونکہ سردی کا موسم ہے، یہاں پہ برف بھی پڑے گی، بارشیں بھی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو کھانے ہیں مختلف علاقوں میں وہ پانی سے بھر جائیں گے یا وہ بیٹھ جائیں گے یا وہ گر جائیں گے، تو یقیناً اس کو دوبارہ کھولنا اور اس میں دوبارہ کام شروع کرنا جو ہے اس کے اوپر بھی کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہمارا ریونیو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت بند ہے، اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے یقیناً اس حوالے سے جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا احوال بلوچستان۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا، تب تک مجھ جابر شاہ اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔